जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां तालिबान का चीन को बहुत बड़ा झटका। खुद ज्यादा ने जिनपिंग के दूत को वापस लौटाया, पाकिस्तान हुआ मायूस। जी हां, साथ ही बताएंगे पाकिस्तान से वापस लौट गई श्रीलंकाई टीम। जी हां दोस्तों, बीच में ही छोड़ दिया सीरीज। बताएंगे पूरी दुनिया में पाकिस्तान की हुई है बहुत बड़ी किरकिरी, अब मुंह दिखाने लायक नहीं बचा पाकिस्तान। बताएंगे क्यों लौटी श्रीलंकाई टीम, वो भी बीच में। साथ ही साथ दोस्तों बताएंगे एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। जी हां, चिन्मय दास की गिरफ्तारी से मचे बवाल के बीच हिंदुओं पर हुए आक्रमण, हिंदुओं पर अत्याचार के बीच बांग्लादेश ने उल्टा भारत सरकार पर ही मढ़ दिया आरोप। जी हां, बताएंगे बांग्लादेश में इस्कॉन धर्मगुरु की गिरफ्तारी से हुआ भारत नाराज, तो उल्टा भारत पर ही यूनुस सरकार ने लगा दिया इल्जाम। वो क्या इल्जाम लगाया गया है? साथ ही साथ महाराष्ट्र के सीएम के चयन को लेकर बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बताएंगे अगर एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने भी बीजेपी का साथ नहीं दिया, तब भी फडणवीस बन सकते हैं महाराष्ट्र के सीएम। क्या है वो प्लान सी? दोस्तों आप भी जानकर रह जाएंगे हैरान, क्योंकि बगावत के मूड में दिखाई दे रहा है शिंदे का गुट। सारी जानकारी विस्तार से बताने वाले हैं एक एक करके, बस आप हमेशा की तरह वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का निरंतर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां तालिबान का चीन को बहुत बड़ा झटका। अंखुद जादा ने जिनपिंग के दूत को वापस लौटाया तो पाकिस्तान हो गया मायूस। दरअसल अफगान तालिबान और पाकिस्तान में मध्यस्थता की कोशिश कर रहे चीन को बड़ा झटका लगा है। तालिबान के सर्वोच्च नेता हैबतुल्ला अंखुद जादा ने सुलह की कोशिशों में जुटे चीनी प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात से इनकार कर दिया। चीनी प्रतिनिधि मंडल पिछले हफ्ते के अंत में काबुल पहुंचा था और तालिबान सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वार्ता कर रहा था। इस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व के विशेष दूत यू शिया यो ओंग कर रहे हैं। उन्होंने कंधार में अंखुद जादा से मिलने के लिए वक्त मांगा था। चीनी प्रतिनिधि मंडल अंखुद जादा से मुलाकात करके अफगानिस्तान में तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के गतिविधियों पर चर्चा करना चाहता था। ये प्रतिनिधि मंडल काबुल दौरे से पहले पाकिस्तान भी गया था, जहां पाकिस्तान सरकार ने अफगानिस्तान में टीटीपी की कथित मौजूदगी से जुड़े सबूत साझा किए थे। पाकिस्तान ने कहा था कि टीटीपी के मुद्दे को हल किए बिना अफगान तालिबान के साथ संबंधों को कायम नहीं किया जा सकता। फिर वहां पाकिस्तान से वो अफगानिस्तान गए। चीनी प्रतिनिधि मंडल ने अफगानिस्तान के राजनीतिक मामलों के उप प्रधानमंत्री मौलवी अब्दुल कबीर, रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब और अन्य लोगों के साथ बातचीत की। इस दौरान चीन अफगानिस्तान संबंधों को मजबूत करने के अलावा अफगानिस्तान की धरती से संचालित आतंकी शिविरों का मुद्दा उठाया गया। हालांकि तालिबान ने दो टुक लहजे में कहा है कि उनकी जमीन से कोई भी आतंकी समूह काम नहीं कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, चीन को यह डर सता रहा है कि अगर भविष्य में तालिबान और पाकिस्तान के संबंध और ज्यादा खराब होते रहे या ज्यादा खराब होते हैं तो इससे उसके अपने हितों को खतरा हो सकता है। ऐसे में चीन की कोशिश तालिबान और पाकिस्तान के बीच सुलह कराने की है, क्योंकि बॉर्डर पर काफी सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं पाकिस्तान और चाइना के, जिसमें पाकिस्तान में चीनियों का होना बहुत लाजमी है। और अगर ऐसा ही टीटीपी आतंकी हमला करते रहे तो चीनियों की मौत होती रहेगी और पाकिस्तान सुरक्षा में नाकामयाब साबित होगा और चाइना उन प्रोजेक्ट को मजबूरन छोड़ना पड़ जाएगा। हालांकि अफगानिस्तान किसी भी कीमत पर उसकी ये बात मानने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि टीटीपी जो कार्य कर रहा है वो अफगानिस्तान को लगता है कि उसके लिए बिल्कुल सही कार्य है, लेकिन अगर पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो एक आतंकी हमला ही है। अब ऐसे में जिस प्रकार से भारी बेइज्जत करके अफगानिस्तान ने तालिबान के लीडर अंखुद जादा ने जिनपिंग के दूत को वापस लौटाया है, वाकई में पाकिस्तान अब सपने में भी नहीं सोच सकता कि अफगानिस्तान के साथ उसके रिश्ते बेहतर होंगे। बहरहाल दोस्तों, इस पर आपकी क्या निजी राय होने वाली है कमेंट में बताना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जिन प्रोजेक्ट्स के लिए चाइना और पाकिस्तान आपस में साठगांठ कर रहे हैं वो भारत के लिए वाकई में बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि भारत के क्षेत्र से होकर गुजरता है BRI CPEC प्रोजेक्ट्स और भारत ने हमेशा से ही पाकिस्तान और चाइना को इस मुद्दे पर घेरा है। अगली खबर की बात करें, जहां चिन्मय दास की गिरफ्तारी से मचे बवाल के बीच उल्टा बांग्लादेश ने भारत पर ही मढ़ दिया आरोप। दोस्तों, बांग्लादेश के हिंदू नेता चिन्मय दास प्रभु की गिरफ्तारी पर भारत सरकार की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया के बाद बांग्लादेश का बयान भी सामने आ गया। मंगलवार को बांग्लादेश की सरकार की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि चिन्मय दास की गिरफ्तारी को गलत रूप से देखा जा रहा है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश ने भारत की आपत्ति को बेबुनियाद और गैर दोस्ताना करार दिया है। बांग्लादेश ने कहा कि हम बेहद निराशा और गहरी पीड़ा के साथ ये कह रहे हैं कि चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी को कुछ हलकों द्वारा गलत समझा गया है। बांग्लादेश विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम
हमारे यहाँ सभी धर्म को लोगों को उनकी रीति रिवाज पर पालन करने का पूरा अधिकार है। दोस्तों, इस घटनाक्रम की निंदा करते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि उसने दास की गिरफ्तारी और जमानत से इनकार करने को गहरी चिंता के साथ देखा है। बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों विशेष रूप से हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा का जिक्र करते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा, यह घटना बांग्लादेश में चरमपंथी तत्वों की तरफ से हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर कई हमलों के बाद हुई है। आगजनी अल्पसंख्यकों के घरों और कारोबारों की लूट, चोरी, बर्बरता और देवताओं और मंदिरों को अपवित्र करने के मामले बेहद परेशान करने वाले हैं। भारत ने आगे कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन घटनाओं के अपराधी अभी भी फरार हैं, जबकि शांतिपूर्ण सभाओं के माध्यम से वैध मांगे पेश करने वाले धार्मिक नेता के खिलाफ आरोप लगाए जाने चाहिए। मंत्रालय ने कहा कि हम दास की गिरफ्तारी के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे हैं। अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों पर भी चिंता जताते हैं। दोस्तों, भारत ने बस यह जवाब दिया था, भारत ने ये बात कही थी जिसका उल्टा आरोप भारत पर ही लगा दिया बांग्लादेश ने, और भारत के इस बयान को बेबुनियाद और गैर दोस्ताना करार दिया है मोहम्मद यूनुस की बांग्लादेशी सरकार ने। ये तो रही बयानबाजी का दौर, लेकिन अभी क्या चल रहा है बांग्लादेश में तो आपको बता दें। चिन्मय दास की गिरफ्तारी के बाद बांग्लादेश में भारी बवाल मचा हुआ है और अभी अभी की बड़ी खबर यह है कि एक वकील की मौत की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इस भीड़ में पुलिस ने ग्रेनेड दागे हैं और जमकर लाठियों को भांजी है इन पीड़ितों पर। जी हाँ दोस्तों, चटगांव कोर्ट बिल्डिंग इलाके में पुलिस और चिन्मय कृष्ण दास के समर्थकों के बीच भारी झड़प हो गई। इस दौरान एक वकील की मौत हो गई। मृतक की पहचान 32 साल के सैफुल इस्लाम के रूप में हुई है, जो चटगांव जिला बार एसोसिएशन का सदस्य भी था। तो वहीं आपको ये भी पल बता दें कि जैसे ही चिन्मय दास को जेल की वैन में बंद करके ले जा रहे थे, उस रास्ते में भारी भीड़ के बीच चिन्मय दास ने कहा कि एकजुट हो बांग्लादेश, संगठित रहो जैसा दे दिया बयान, जिसके बाद ये वीडियो हो गया वायरल। गिरफ्तारी के बाद ढाका कोर्ट के बाहर जेल वैन से चिन्मय दास ने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि हम एकजुट बांग्लादेश चाहते हैं। दास ने शांति बनाए रखने और अपने लोगों को लड़ाई जारी रखने की अपील कर दी। जी हाँ, इस वीडियो ने बहुतों की आंखें नम कर दी है दोस्तों कि बांग्लादेश का हिंदू समुदाय का रक्षा करने वाला नेता, इकलौता नेता जो पूरे हिंदू समुदाय को शक्ति दे रहा था, अपने बयानों से बताने की कोशिश कर रहा था कि तुम लोग एकजुट रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। अब जब उसी नेता को गिरफ्तार कर लिया गया है, जेल में डाल दिया गया है, तो फिर ये हिंदू संगठन अपने आप को लावारिस सा महसूस कर रहे हैं। ये हालत है दोस्तों बांग्लादेश में हिंदू समुदायों की, अल्पसंख्यकों की। अब देखना ये होगा कि भारत अपना कैसे दबाव बनाता है बांग्लादेश पर। वहीं चिन्मय कृष्ण की गिरफ्तारी पर श्री श्री रविशंकर दास ने चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, उनसे ऐसी उम्मीद कतई भी नहीं की जा सकती। जी हाँ, इससे समाज में भय और तनाव का माहौल पैदा हो जाता है। दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी चाहते हैं कि चिन्मय दास को तुरंत प्रभाव से छोड़ दिया जाना चाहिए तो सामने लाइक का बटन है, अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो जरूर दबाइएगा दोस्तों, ताकि हमें सपोर्ट मिल सके और हर किसी तक ये खबर पहुंच सके। अगली खबर की बात करें, जहां पाकिस्तान में बुशरा बीबी का मचा तूफान, जेल से छूटेंगे क्या इमरान खान? शहबाज के दुश्मन से सेना ने कर ली बैक डोर डील। दोस्तों, इमरान खान के बिना डी चौक छोड़कर नहीं जाऊंगी मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। बुशरा बीबी का ये ऐलान मचा दिया इस्लामाबाद में कोहराम। दोस्तों, पाकिस्तान सरकार की तमाम कोशिशों और नाकाबंदी के बावजूद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के हजारों समर्थक राजधानी इस्लामाबाद के डी चौक में पहुंचने में कामयाब हो गए। पाकिस्तान सरकार ने इमरान खान की पार्टी पीटीआई के समर्थकों को रोकने के लिए बाकायदा सेना को तैनात कर दिया था और शहर के सभी प्रमुख चेक पॉइंट्स पर कंटेनरों की दीवार बना दी थी। इसके बावजूद बड़ी संख्या में पीटीआई समर्थक इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। इसमें इमरान खान की पत्नी बुशरा बीवी और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर भी शामिल है। बुशरा बीवी ने मंगलवार को सरकार द्वारा लगाए गए सभी अवरोधों को पार करके डी चौक पर एकत्रित हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समर्थकों को संबोधित किया। भीड़ से बात करते हुए बुशरा बीवी ने उपस्थित लोगों को अपनी पति के उद्देश्य के प्रति अपने अटूट समर्थन का आश्वासन दिया। उन्होंने लोगों के प्रति इमरान खान के समर्पण पर जोर दिया। उन्होंने समर्थकों से आग्रह किया कि वे तब तक डी चौक पर ही रहें जब तक इमरान खान व्यक्तिगत रूप से उनसे नहीं मिल लेते। ये मेरा आपसे वादा है, मैं इस स्थान को छोड़ने वाली अंतिम व्यक्ति होंगी। मैं खान के बिना नहीं जाऊंगी। यदि कोई आपसे कहता है कि मैं डी चौक छोड़ चुकी हूं तो जान लें कि ये झूठ है। इस रैली की तस्वीरें तथा वीडियो सामने आए हैं जिसमें बुशरा बीवी ने जोशीला भाषण देते हुए सुना जा सकता है। इस मौके पर हजारों की संख्या में पीटीआई समर्थक मौजूद रहे। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, पीटीआई समर्थकों को पूर्व पीएम इमरान खान तक ने जेल से संदेश भेज दिया और कह दिया कि आखिरी सांस तक लड़ें, पीछे बिल्कुल भी ना
हटे। जी हाँ, और इमरान खान के इस बयान के बाद मामला और बिगड़ गया, जिसके बाद मजबूरन शहबाज की सरकार को सेना को आदेश देना पड़ गया कि जहां पर भी उपद्रवियों का टोला दिखाई दे, उपद्रवी दिखाई दे, देखते ही गोली मार दे। यानी पाकिस्तान का इस्लामाबाद ऐसा समझ सकते हैं आपकी छावनी में तब्दील हो चुका है। और आपको याद होगा इस झड़प में पाकिस्तान के पंजाब पुलिस का एक कांस्टेबल मारा गया था, जिसकी हत्या का आरोप पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने इमरान खान पर लगा दिया है। यानी कि एक और नया केस चढ़ गया है इमरान खान पर। जी हाँ दोस्तों, तो ये हालत है पाकिस्तान के, इस्लामाबाद की, पाकिस्तान की। और अब इसी छावनी को देखकर, हिंसक प्रदर्शन को देखकर श्रीलंकाई टीम वापस लौट चुकी है पाकिस्तान से। बीच में ही सीरीज को छोड़ दिया है। जी हाँ, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जारी इस हिंसक प्रदर्शन के बीच श्रीलंका की टीम ने स्वदेश लौटने का फैसला किया है। अब टीम पाकिस्तान शाहीन के खिलाफ जारी वनडे सीरीज के आखिरी 2 मुकाबले नहीं खेलेगी। इसकी पुष्टि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने की है। बोर्ड ने बताया कि यह फैसला श्रीलंका क्रिकेट के साथ बातचीत के बाद लिया गया है। पाकिस्तान शाहीन और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है। सोमवार को खेले गए पहले मैच में पाकिस्तान ने 108 रन से जीत दर्ज की थी। इस मैच में श्रीलंका ने 50 ओवर में 7 विकेट पर 306 रन बनाए थे। जवाब में श्रीलंका की टीम 198 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। इस तरह मेजबानों ने सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली। अब ऐसे में नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान से लौटकर जो श्रीलंकाई टीम अपने देश वापस आ चुकी है, जो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े एक किरकिरी से कम नहीं है। दोस्तों, श्रीलंकाई टीम और श्रीलंका को भी मालूम पड़ चुका है कि पाकिस्तान का यह प्रदर्शन शहबाज शरीफ तक के कंट्रोल में नहीं है, तो वो क्या ही रक्षा करेगी हमारी। बेटर यही होगा कि यहाँ से निकल लेते हैं, निकलने में ही फायदा है। दोस्तों, श्रीलंका की टीम ने क्या बिल्कुल सही डिसीजन लिया? आप क्या कहना चाहेंगे? राय देना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर पहली बार जम्मू कश्मीर में संविधान दिवस मनाया गया। संविधान दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बयान। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मंगलवार को कहा कि संविधान ने देश की उम्मीदों और आवश्यकताओं को पूरा किया है और ये लोगों के लिए मार्गदर्शक प्रकाश है। सुप्रीम कोर्ट में संविधान दिवस समारोह में बोलते हुए पीएम मोदी जी ने कहा कि भारत परिवर्तन के एक बड़े दौर से गुजर रहा है और संविधान हमें रास्ता दिखा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा संविधान देश की हर अपेक्षा और आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। अगली खबर बता दें, इजराइल ने हिजबुल्लाह के साथ किया सीज फायर। अब लेबनान में रुकेंगे हमले। जी हाँ, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच लेबनान में चल रही जंग अब थम जाएगी। लेबनान में इजरायली हमले भी रुक जाएंगे, क्योंकि इजराइल की सुरक्षा कैबिनेट ने ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के साथ युद्ध विराम समझौते को मंजूरी दे दी है, जिससे लेबनान में युद्ध खत्म होने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग में लेबनान में लगभग 3800 लोगों की मौतें हो चुकी हैं, जबकि 16,000 अन्य घायल हो गए हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने कहा कि इजराइल की वॉर कैबिनेट ने सीज फायर समझौते को मंजूरी दी है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन द्वारा इसकी घोषणा किए जाने की संभावना है। रॉयटर्स ने अधिकारियों का हवाला देते हुए कहा है कि सीज फायर समझौते के तहत इजरायली सैनिकों को दक्षिण लेबनान से वापस जाना होगा और लेबनान की सेना को इस क्षेत्र में तैनात करना होगा। साथ ही साथ बता दें, इतना ही नहीं, इजराइल में तबाही का केमिकल वेपन तैयार कर लिया है खामेनेई ने। नेतन्याहू के खून के प्यासे हैं खामेनेई। बता दें, इन्होंने जहर बुझा हथियार बना लिया है। दोस्तों, मिडल ईस्ट में जंग अब परमाणु हथियारों से भी आगे बढ़ सकती है, क्योंकि एक रिपोर्ट में दावा किया है कि ईरान ने तेजी से रासायनिक हथियार यानी केमिकल वेपन्स बना रहा है। ईरान द्वारा फेंटेनल जैसे घातक हथियारों को जमा करना पूरी दुनिया के लिए एक खतरा है, जिससे न सिर्फ मिडल ईस्ट और पश्चिम एशिया में तनाव अपने चरम पर पहुंच जाएगा, बल्कि उसके आसपास के देश भी अस्थिर हो सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ईरान रासायनिक हथियारों के जरिए अमेरिका सहित सभी पश्चिमी देशों को अपनी ताकत से डराना चाहता है। वहीं बता दें, ताइवान क्षेत्र में अमेरिका की गश्त से भड़का चाइना, जवाब देने के लिए तैनात कर दी सेना। दोस्तों, चीन ने संवेदनशील ताइवान जलडमरू मध्य से गुजर रहे अमेरिकी नौसेना के विमान की निगरानी के लिए सैन्य विमान और जहाज तैनात किए। ये जानकारी मंगलवार को चीन की सेना ने दी। इसके साथ ही चीन ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को गुमराह करने की कोशिश के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की निंदा की है। स्वयं शासित ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन के बीच अक्सर तनातनी देखने को मिलती है। अमेरिकी नौसेना के 7वें बेड़े ने एक बयान में कहा कि P-8A पोसाइडन समुद्री गश्ती विमान ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार जलडमरू मध्य के अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र से उड़ान भरी। इसमें कहा गया है कि यह स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत के प्रति अमेरिका की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वहीं बता दें, अमेरिकी वकील का बड़ा दावा, राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप वापस ले सकते हैं अदानी के खिलाफ रिश्वतखोरी का मामला।
जी हाँ, भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी पर अमेरिका की ओर से लगाए गए आरोपों को लेकर भारतीय अमेरिकी वकील रवि बत्रा ने बड़ा बयान दिया और बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने के बाद अडानी के खिलाफ रिश्वतखोरी के मामले को वापस ले सकते हैं। रवि बत्रा ने कहा कि हर नए राष्ट्रपति के पास एक नई टीम होती है। डोनाल्ड ट्रंप 47वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने पर किसी भी ऐसे मुकदमे और मामलों को निष्प्रभावी कर सकते हैं जो विरोधी को निशाना बनाने के लिए कानून का सहारा लेने पर आधारित है। कानून का अपने विरोधियों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल करना अमेरिका के संघीय संविधान द्वारा दी गई कानून के समान संरक्षण की गारंटी के लक्ष्य को नकारता है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को गौतम अडानी भारतीय सरकार के साथ उठा सकते हैं और अनुरोध कर सकते हैं कि वो इस पर ट्रंप प्रशासन से बात करे। यदि आपराधिक या दीवानी आरोपों को बेबुनियाद या दोषपूर्ण माना जाता है तो राष्ट्रपति ट्रंप का नया न्याय मंत्रालय और SEC यानी प्रतिभूति और विनिमय आयोग आपराधिक और दीवानी मामलों को वापस ले सकता है। जी हाँ दोस्तों, अब जब अमेरिकी वकील ही ऐसा दावा कर रहे हैं तो वाकई में ये रियलिटी भी साबित हो सकती है कि राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप अडानी के खिलाफ लगे इस मामले को वापस ले सकते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है दोस्तों ट्रंप वापस लेंगे? हाँ या ना में जवाब देना मत भूलिएगा। लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों तो बार बार आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सामने लाइक का बटन है, आपका 1 सेकंड हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट दे सकता है। अगली खबर की बात करें, जहां डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सेना से ट्रांसजेंडर्स को निकालेंगे बाहर। जी हां, 15,000 ट्रांसजेंडर्स खो सकते हैं नौकरी, शपथ लेते ही आदेश पर कर सकते हैं साइन। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप सत्ता संभालने के बाद अमेरिकी सेना में शामिल ट्रांसजेंडर सैनिकों को निकाल सकते हैं। यह दावा मीडिया में किया गया है कि 20 जनवरी को शपथ लेते ही ट्रंप इस आदेश पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। इसके साथ ही भविष्य में भी ट्रांसजेंडर्स के अमेरिकी सेना में भर्ती पर रोक लगा दी जाएगी। जी हां, रिपोर्ट्स के मुताबिक इन सैनिकों को मेडिकली अनफिट होने के चलते नौकरी से निकाला जाएगा। फिलहाल अमेरिकी सेना में 15,000 ऐसे ट्रांसजेंडर सैनिक हैं जिन्हें नौकरी से निकाला जा सकता है। दोस्तों, तो वहीं बता दें, दुनिया में संकट के वक्त मदद में दोस्त या दुश्मन नहीं देखता अपना भारत। भागवत ने बताया 22 जनवरी को क्या बदला। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने राजधानी दिल्ली में मंगलवार को कहा कि जब भी दुनिया में कोई संकट आता है तो मदद के लिए भारत तुरंत प्रतिक्रिया करता है, चाहे वो देश हमारा मित्र हो या दुश्मन। ये अपने आप नहीं होता, भारत की चेतना के पीछे प्राण दिखाई देता है और यही भारत की पहचान है। अगर आप भी एग्री करते हैं मोहन भागवत जी के इस बयान से तो मेरा भारत महान कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ बता दें, महाराष्ट्र में सीएम का ऐलान नहीं, अब भाजपा पर्यवेक्षक भेजेगी। जी हां, विधायकों से रायशुमारी करके नाम घोषित करेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने के 3 दिन बाद भी यानी कल तक भी मुख्यमंत्री का नाम तय ना हो सका। इसके लिए भाजपा आज अपना पर्यवेक्षक भेज सकती है जो विधायकों से रायशुमारी करके सीएम के नाम का ऐलान करेगी। तो उधर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कल राज्यपाल CP राधाकृष्णन से मुलाकात करके उनको अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस दौरान डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार भी मौजूद थे। दोस्तों, कुछ मीडिया अपने रिपोर्ट्स के मुताबिक बता रही है कि नए मुख्यमंत्री के लिए देवेंद्र फडणवीस का नाम लगभग फाइनल हो चुका है, जो कि सूत्रों के द्वारा खबर निकलकर सामने आ रही है, दावा किया जा रहा है। लेकिन फडणवीस के सीएम बनने पर नई सरकार में पहले की ही तरह 2 डिप्टी सीएम होंगे। एनसीपी की ओर से अजित पवार और शिवसेना की ओर से शिंदे किसी नए विधायक का नाम आगे कर सकते हैं। तो वहीं बगावत के मूड में दिखाई दे रहा है शिंदे का गुट। अब एकनाथ है तो सेफ है जैसा लगा रहा है नारा। तो बीजेपी का क्या रहा रिएक्शन बता दें। माना ये जा तो रहा है कि शिंदे भी नए सीएम के लिए फडणवीस के नाम पर राजी हैं, लेकिन इस बीच शिंदे गुट के नेता की एक ऐसी पोस्ट सामने आई है जिसने महाराष्ट्र की सियासत में खलबली मचा दी है। ये पोस्ट लिखी है डॉक्टर मनीषा कायंदे ने। मनीषा महाराष्ट्र शिवसेना की MLC और प्रवक्ता है। इस पोस्ट में मनीषा ने नारा दिया है कि एकनाथ है तो सेफ है। तो वहीं इस नारे को लेकर भाजपा का रिएक्शन भी सामने आया है। मनीषा कायंदे के इस नारे पर महाराष्ट्र भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनफुले ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने एक है तो सेफ है का नारा समाज को जोड़ने के लिए दिया था। शिवसेना MLC की पोस्ट पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कहीं की बात को कहीं जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नारे से इस बात को जोड़ने का कोई तुक नहीं बनता। लेकिन जिस प्रकार से दोस्तों बगावत के मूड में दिखाई दे रहा है शिंदे का गुट, जो अंदर खाने नहीं चाहता कि एकनाथ शिंदे के अलावा कोई और सीएम बने, तो ऐसे में आपको एक और हम बड़ी जानकारी दे रहे हैं दोस्तों। बिना एकनाथ शिंदे और अजित पवार के भी सीएम बना सकती है बीजेपी। कैसे, वो आपको बता दें दोस्तों। महाराष्ट्र में 3 विकल्प हैं जिनसे देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाया जा सकता है। पहला और दूसरा आप बहुत अच्छे से जानते हैं, फिर भी हम आपको बता दें। पहला विकल्प तो
यही है कि शिंदे गुट भी फडणवीस के नाम पर राजी हो जाए और अजित पवार पहले से ही फडणवीस के नाम पर राजी हैं। ऐसे में तीनों दलों के पास मिलाकर 230 सीटें हैं। ये सबसे आदर्श स्थिति है, आइडियल कंडीशन है, लेकिन मौजूदा समय में इस पर सियासी खींचतान चल रही है। तो पहला विकल्प हमने आपको बताया। दूसरा प्लान ये हो सकता है कि बीजेपी एनसीपी अजित गुट के साथ मिलकर सरकार बनाए, क्योंकि दोनों दलों के पास मिलाकर बहुमत के आंकड़े से ज्यादा सीटें हैं। बहुमत के लिए 145 सीटें आवश्यकता है, जबकि दोनों दलों की सीटें मिलाकर आंकड़ा 173 हो जाता है। ऐसे में सरकार बनाने के लिए शिवसेना शिंदे गुट की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन अगर ये दोनों ही प्लान कारगर नहीं होते हैं तो प्लान थर्ड क्या है, प्लान सी क्या होगा, ये जानना आपको बहुत जरूरी है। ये जानना बेहद ही दिलचस्प होगा दोस्तों। तो अब बिना देरी के आपको प्लान 3 बताते हैं, जो सबसे इंटरेस्टिंग है। इस प्लान के तहत बीजेपी बहुमत का 145 वाला आंकड़ा कैसे जुटाएगी, इसका नंबर गेम हम आपको बताते हैं। इसमें बीजेपी के 132 विधायक होंगे, 4 निर्दलीय शामिल होंगे। जन सुराज जैसे छोटे दल के 2 विधायक बीजेपी को समर्थन देंगे। इसके अलावा 7 समर्थक विधायकों को साथ छोड़कर बीजेपी बहुमत का 145 वाला आंकड़ा जुटाएगी। एबीपी न्यूज के पास जो जानकारी है उसके मुताबिक ये 7 विधायक बीजेपी के समर्थक हैं। इनमें से 4 शिंदे गुट के टिकट पर चुनाव लड़कर जीते हैं, तो बाकी 3 अजित पवार वाली एनसीपी के टिकट पर चुनाव लड़कर विधानसभा पहुंचे हैं। यानी कि दोस्तों प्लान ए और प्लान बी भी अगर फेल हो जाते हैं, यानी वो दोनों कंडीशन भी फेल हो जाती हैं, तो यही विधायक बीजेपी का प्लान सी को कामयाब बनाएंगे और देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाएंगे। कुल मिलाकर कहा जाए, शिंदे और अजित गुट के 7 विधायक असली गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये प्लान थर्ड पसंद आया होगा। ऐसे में हमारा आपको बताने का मकसद ये था कि किसी भी कंडीशन में देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के सीएम बनते नजर आ रहे हैं। हालांकि वो बात अलग है कि बीजेपी किसी और को सीएम बना दे, लेकिन गेंद बीजेपी के ही पाले में है। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो वहीं अगली और सबसे बड़ी खबर बता दे, कौन बनेगा बीजेपी का अगला अध्यक्ष। कौन कौन से नाम है चर्चा में। एक ऐसा नाम है जो आपको वाकई में चौंका देगा। दरअसल हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में शानदार जीत के बाद बीजेपी के सामने अगली बड़ी चुनौती पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करना होगा। हालांकि बीजेपी की ओर से नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन को लेकर कवायद तेज हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली मुख्यालय में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। इन बैठकों पर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई दिग्गज नेता नजर गड़ाए हुए हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इन नामों में से ही एक नाम बीजेपी के नए अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल सकता है। ये नाम है शिवराज सिंह चौहान, डॉक्टर सरोज पांडे और देवेंद्र फडणवीस। दोस्तों सूत्रों ने बताया है कि बीजेपी अध्यक्ष का नाम तय करने के लिए पीएम मोदी, अमित शाह जी और आरएसएस के नेताओं के बीच बैठक के बाद ये 3 नाम सामने आए हैं। शिवराज सिंह चौहान, देवेंद्र फडणवीस और डॉक्टर सरोज पांडे में से ही कोई अध्यक्ष बनाया जाएगा। ऐसे में चौंकाने वाला नाम जो हमने आपको बताया है दोस्तों, वो है कद्दावर महिला नेता डॉक्टर सरोज पांडे जी का। क्या है इस पर आपकी राय बताइएगा जरूर। तो वहीं बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की याचिका खारिज कर दी। कह दिया ईवीएम सही है जब आप जीते, लेकिन ईवीएम गलत है जब आप हार जाएं। ये कैसे हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें मांग की गई थी कि भारत में चुनाव जो है वो बैलेट पेपर से करवाया जाए और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम को बंद कर दिया जाए। ये याचिका के पॉल द्वारा दायर की गई थी, जिसमें ये आरोप लगाया गया था कि ईवीएम से छेड़छाड़ हो सकती है और लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए बैलेट पेपर से चुनाव कराना जरूरी है। जिस पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पीबी वराले और विक्रम नाथ की बेंच ने इस याचिका को खारिज करते हुए कह दिया कि जब आप चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम से कोई समस्या नहीं होती, ईवीएम ठीक रहता है। लेकिन जब आप चुनाव हार जाते हैं तो आपको ईवीएम गलत लगता है, तो ईवीएम में छेड़छाड़ का आरोप लगता है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के आरोपों पर बहस नहीं हो सकती और इसे खारिज कर दिया। वाकई में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो खैर कोई काट नहीं सकता, लेकिन जो ये फैसला लिया है आपके नजर में क्या है बताना मत भूलिएगा। इसी बीच ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा और लगे हाथों इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा ताकि हर किसी तक ये खबर पहुंच सके। मिलते हैं अगली खबर में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।